नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे आधे घंटे में देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मौसम के बदलते ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा और पानी। एक्यूआई बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में तो एक्यूआई 400 के पार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में बैठकों का दौर जारी। सीटों को लेकर एनडीए में आम सहमति बनी, तो वहीं इंडी गठबंधन में आपस में ही खींचतान। मुडा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। लगातार चल रही है दस्तावेज की जांच। भाजपा ने कहा, घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक सीएम दें इस्तीफा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पैतृक आवास के पास ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया यह हमला। इजरायली सुरक्षा बलों ने की हमले की पुष्टि। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 107 रन का लक्ष्य। सरफराज और पंत की शानदार पारी के बाद लड़खड़ाई भारत की दूसरी पारी। ये थे इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर दिल्ली की आबो हवा की, जो लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में फिर से धुंध की चादर नजर आ रही है। आज दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के शहरों में इसका असर साफ नजर आया। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ एक्यूआई 251 पर पहुंच गया। तो वहीं आनंद विहार में तो एक्यूआई 400 के पार तक हो गया है। बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की, जहां एक्यूआई 334 पर पहुंच गया। तो वहीं दिल्ली के एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी और यहां पर एक्यूआई 253 पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और अब अगली खबर, बात प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश को सौगात की। मध्य प्रदेश को छठे एयरपोर्ट की सौगात 20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस में वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के सीएम मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का 6वां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं, जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को
पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि 1988 से 91 के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड की भी सियासत अब गरमा गई है। जल्द ही एनडीए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगा। झारखंड चुनाव को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से ये खास बातचीत की है। का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। 25 तारीख पहले फेज का अंतिम नामांकन का दिन है और पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसलिए उत्साह भी है। और उत्साह इसलिए है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमेशा 5 साल तक इस सरकार ने एंजॉय किया और कुछ भी जनहित में काम नहीं किया, इसीलिए हर वर्ग नाराज है। युवा नाराज हैं, युवा पे लाठी चली। युवा नाराज इसलिए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए। युवा नाराज हैं कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया। युवा नाराज हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवा नाराज हैं 5 लाख हर साल नौकरी नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। महिला नाराज, किसान नाराज, हर कोई नाराज है। और राजग गठबंधन के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कैंडिडेट की घोषणा कब तक? देखिए, आप इंतजार करो। पहले फेज का जो अंतिम है 25 तारीख है, बहुत जल्दी सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा। और बहुत व्यवस्थित है, कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उत्साहित हैं। इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा। टीएमएम के नेता तो कह रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब तो आप उठा के देखो, माननीय न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की। अब वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो भाई तुष्टीकरण करना है, उनको तो कुछ नजर नहीं आता। उनको शंका होती कहाँ? ईवीएम पर। उनको संकट कहाँ होती? चुनाव आयोग पर। उनको शंका कहाँ होती है? सीबीआई पर, ईडी पर। ऐसे लोग जो विदेश जाकर सिर्फ भारत की बुराई करना, कि साहब भारत की बुराई करोगे, देश हिंदुस्तान की बुराई करोगे, पश्चिमी देश आपको हाथों हाथ लेगा, मीडिया हाथों हाथ लेगा। तो इनका तो चरित्र यही है कि बाहर जाकर देश को गाली दो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड।
तो ये तो बात हुई एनडीए की। अब आपको दिखाते हैं कि इंडी गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बन गई है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा और इसकी भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग में हमसे राय तक नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खोले होने की भी बात कही है। 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस तरीके से सभी सीटों पर जीत दर्ज हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम की जिम्मेदारी दी जाए, सभी की सभी सीटों पर विजय पाई जाए, इसी के लिए आज बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पे काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कार्यकारी डीजीपी को अपना चार्ज डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपने का भी आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक राज्य के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के नाम का सुझाव भी मांगा है। गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ 2016 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उस दौरान आयोग ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। अनुराग गुप्ता के खिलाफ झारखंड के जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने ही 2021 में अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। और अब बात कर्नाटक की राजनीति की। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर मोडा घोटाला की निष्पक्ष जांच होनी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए बैराती सुरेश मैसूर गए और 1997 के बाद की मोडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मोडा अध्यक्ष के मारी गौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश नहीं की। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा।
विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा है। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थी। ये संपत्तियां 2018 और 2019 में गायत्री के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाके में स्थित हैं। इनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उधर बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्डकोर नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत कोड़ा उर्फ मतलू कोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिले के सीमावर्ती नक्सल क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। PJSAC जो है स्पेशल एरिया कमेटी, जो पूर्वोत्तर बिहार और पूर्व झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी, उसके एक सदस्य है जिनका नाम सुनील कोढ़ा है, उर्फ अभिजीत भी है और उर्फ मतला कोढ़ा है। ये जो है हमारे इस क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पर नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल गहन छापेमारी की और इसी छापेमारी के क्रम में जो है मतला कोड़ा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये मतला कोड़ा के बारे में आपको और भी इसमें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। इसके ऊपर जो है 7 क्रिमिनल केसेस पूर्व से दर्ज थे और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी हेतु जो है 2 लाख का इनाम जो है घोषित कर रखा है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं DD न्यूज और इस समय आइए सीधे चलते हैं नई दिल्ली के पूसा में रबी अभियान 2024 के लिए देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित इस समय कर रहे हैं। तो सस्ता तेल आ गया तो सोयाबीन के दाम गिर गए, सरसों प्रभावित हुई। तय किया कि उसमें कुल मिला के 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। वो बढ़ी तो कीमतों में सुधार होना शुरू किया। प्याज के दाम किसान को ठीक मिले, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी घटा के 20% कर दी। बासमती पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, अब पता चला कि एक्सपोर्ट पे भी प्राइस लगी है तो एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा था। अरे जाने तो दुनिया में, अगर हमारे पास पर्याप्त है तो मिलने दो किसान को दाम। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फैसला किया कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था खत्म। किसान पैदा करे, एक्सपोर्ट करे, जाने दो, किसान को पैसा मिलने दो। और चावल पे भी अब वही फैसला किया, बाकी सादे चावल पे भी अब कि एक्सपोर्ट हो रहा होने तो एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध खत्म, ताकि ठीक रेट मिले। अब दालों में, तिलहन में भी और दलहन में भी तय किया है। अब मसूर, उड़द आ रही है तो 100% खरीदेंगे। मैं राज्यों को निवेदन करना चाहता हूं, जितना पैदा करेंगे किसान, पूरी खरीद होगी उनकी MSP पर। आप चिंता नहीं करें, किसानों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। और बाकी भी योजना बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने प्रेजेंटेशन में सारा बताया होगा, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। 25% खरीद अब बढ़ा के हमने कर दी पूरे देश की
किसी राज्य में जरूरत पड़ी तो 25% से ज्यादा भी खरीदेंगे। ये 3 चीजों को छोड़ के तो ठीक दाम देने की अनेकों व्यवस्थाएं। ये एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा, राज्यों को मिलकर और हमको मिलकर सोचना। मैंने अपने अधिकारियों की भी एक टीम बनाई है। कई बार किसान जो पैदा करता है, विशेषकर जल्दी खराब होने वाली चीजें, सब्जियां, फल, विशेषकर सब्जियां, किसान बेचता है 5 रुपया किलो और दिल्ली में आके बिकती 50 रुपया किलो। अभी 5 और 50 का जो गैप है, ये बात सच है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो लाने का खर्चा है, जो बेचेगा वो भी अपना कमीशन लेगा, नहीं तो ठेले में रख के या गुमटी में रख के वैसे थोड़ी बेचेगा वो। लेकिन क्या गैप इतना होना चाहिए? 10-10 गुना गैप। इसलिए हमने एक कमेटी बनाई कि विचार करके ये जो बीच में पैसा जाता है इसको हम कैसे कम करें। कमीशन लेगा बेचने वाले, लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए। और उसकी कोई साइंटिफिक व्यवस्था बनाए जिससे उत्पादन करने वाले किसान को, जो खून और पसीना एक करता है, उपभोक्ता और किसान जो बेचता है, उस पर इतना गैप ना रहे। बेचने वाला कुछ पैसा कमाए अपना, लेकिन ऐसा गैप ना रहे कि किसान को मिले ही ना। किसान को उसका अधिकतम हिस्सा कैसे मिल सकता है, इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। मैं राज्यों से भी निवेदन करता हूं इसको वर्कआउट करें। जैसे एक ये व्यवस्था बनाने की अब कोशिश हो रही है, उसके डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। गांव में सब्जी पैदा हुई, मान लीजिए टमाटर पैदा हुआ, और यहां आते आते 5 से 50 रुपया किलो उसके रेट हो गए। किसान टमाटर इसलिए नहीं लाता कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लगेगा, फिर मंडी में पता नहीं क्या गति होगी। तो बीच के जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, गांव से लेके शहर तक, उस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को अगर केंद्र राज्य मिलकर बहन कर ले तो शहर वालों को अच्छी और थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाएगी और किसान को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी और क्या क्या चीजें सोची जा सकती है ठीक दाम देने के लिए, उस पर हमको विचार करना चाहिए। आपके दिमाग में भी कोई सुझाव आए, मैं कृषि मंत्री के नाते सभी अधिकारी मित्रों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप भेजिए, क्या किया जा सकता है। इसमें कृषि का विविधीकरण करना है। अब हमारे देश की जो जरूरत है उतना वो चीज हम पैदा करें, लेकिन कई बार इतनी पैदा करते हैं कि भंडार भरे रहते हैं और कई चीजें होती नहीं है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन करना है उस काम में भी हम आपको गंभीरता से लगना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन कैसे हो सरकार, मैं जानता हूं कि हर चीज कृषि विभाग का अधीन नहीं है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं राज्यों में। विभाग कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, एक आप भी प्रयोग करें, राज्य भी करें और केंद्र भी करें। कृषि मंत्री राज्यों के मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मॉडल फॉर्म कैसे बन सकता है कि अगर 1 एकड़ जमीन है, देखो हमारे तो छोटे काश्तकार ज्यादा है, 2 एकड़ 2.5 एकड़, सीमांत और लघु बहुत है। अब तो जमींदार बहुत कम बचे हैं 10 एकड़ से ज्यादा वाले, 86%। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे दिल्ली के पूसा से। रबी अभियान 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय संबोधित कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू।
स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अमेरिका के चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो हमारे संवाददाता भी इस वक्त अमेरिका में हैं और चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने संवाददाता अमृतपाल से। अमृत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब तो कुछ ही दिन बचे हैं और अर्ली वोटिंग चल रही है, तो दोनों ही जो कैंडिडेट बैटल ग्राउंड स्टेट्स से स्विंग स्टेट्स पर फोकस कर रहे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला है इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में? देखिए, मुकाबला काफ़ी कड़ा है इस वक्त। जो लेटेस्ट पोल फिगर्स हैं वो ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा एडवांटेज है कमला हैरिस के लिहाज के मुकाबले में, पर वो बहुत ही कम परसेंटेज पॉइंट है और अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को लें तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो क्लियरली स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर ही दोनों कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स मिशिगन में थे, कैंपेन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अरब अमेरिकन्स को वू करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मिशिगन में वो एक साइजेबल पॉपुलेशन है और वहाँ का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो वोट एन ब्लॉक एक साइड पर जाती है, 15 वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज की मिशिगन की, तो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए। कमला हैरिस वहीं मिशिगन में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक किया, उनकी फिज़िकल फिटनेस पर सवाल उठाया। यही काम ट्रंप ने बाइडन पे किया था। बाइडन खुद 78 ईयर्स के हैं और 81 साल के बाइडन पर उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को लेकर सवाल उठाए, फिर हमने देखा कैसे उनको रेस से बाहर आना पड़ा। अब कमला हैरिस जो करीब 60 की हैं, 60 वर्षीय हैं, वो यही काम ट्रंप पे कर रही हैं। तो काफ़ी पोलराइज्ड जो डिबेट है, जो नैरेटिव है, काफ़ी पोलराइज्ड है और सोसाइटी भी उतनी ही पोलराइज्ड है इस बार। तो काफ़ी नेक एंड नेक है और दोनों हर मुद्दे उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन का, ये हेल्थ केयर का। आज इन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात करनी शुरू कर दी, जो कि आप याद करें कि पहले एक रिपब्लिकन इसके बारे में बात किया करते थे। तो दोनों ही वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई काफ़ी कांटे की है, टक्कर जो काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो और मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, इसीलिए दिलचस्प हो जाता है। तो तभी हम देख रहे हैं कि इतनी जो रेटरिक है वो शार्प है और अमेरिकी सोसाइटी भी वैसे ही पोलराइज्ड है। अब लुइसियाना में अर्ली वोटिंग शुरू हुई, हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकल के आए। यही हमने जॉर्जिया में देखा था अक्टूबर 15 को, यही हमने नॉर्थ कैरोलिना में देखा। तो जो वोटर बेस है उनमें भी इस बार काफ़ी दिलचस्पी है और रुचि है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि कैंडिडेट्स कोई भी वोट को इस वक्त नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो लैटिनो वोट हो, चाहे ऑफ कोर्स वाइट वोट हो, अरब वोट हो, इंडियन अमेरिकन वोट हो, सभी खेमों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और जिस तरह से कि आप वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, तो हम आगे भी आपसे ज़रूर जानकारी लेते रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह अमेरिका से जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की डेलीगेशन से फ़ोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को डॉक्टरों से मिलने के लिए अपनी सहमति दी और आह्वान किया कि जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल खत्म करें और आमरण अनशन वापस लें। वहीं उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 3 से लेकर 4 महीने तक का समय मांगा है। अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से भी अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए
अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियर्स के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी भी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 55,000 दिया दे चुके हैं। सच में इस बार अयोध्या का दीपोत्सव बहुत ही खास और जबरदस्त रहने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे आधे घंटे में देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मौसम के बदलते ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा और पानी।
AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में तो AQI 400 के पार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में बैठकों का दौर जारी। सीटों को लेकर NDA में आम सहमति बनी, तो वहीं इंडी गठबंधन में आपस में ही खींचतान। मुडा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। लगातार चल रही है दस्तावेज की जांच। भाजपा ने कहा घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक सीएम दें इस्तीफा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पैतृक आवास के पास ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया यह हमला। इजरायली सुरक्षा बलों ने की हमले की पुष्टि। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 107 रन का लक्ष्य। सरफराज और पंत की शानदार पारी के बाद लड़खड़ाई भारत की दूसरी पारी। ये थे इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर दिल्ली की आबो हवा की जो लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में फिर से धुंध की चादर नजर आ रही है। आज दिल्ली और उससे सटे NCR के शहरों में इसका असर साफ नजर आया। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर पहुंच गया। तो वहीं आनंद विहार में तो AQI 400 के पार तक हो गया है। बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की, जहाँ AQI 334 पर पहुंच गया। तो वहीं दिल्ली के एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी और यहाँ पर AQI 253 पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और अब अगली खबर, बात प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश को सौगात की। मध्य प्रदेश को छठे एयरपोर्ट की सौगात 20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस में वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के सीएम मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का छठवां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में
रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि 1988 से 91 के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड की भी सियासत अब गरमा गई है। जल्द ही एनडीए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगा। झारखंड चुनाव को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से ये खास बातचीत की है। का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। 25 तारीख पहले फेज का अंतिम नामांकन का दिन है और पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसलिए उत्साह भी है। और उत्साह इसलिए है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमेशा 5 साल तक इस सरकार ने एंजॉय किया और कुछ भी जनहित में काम नहीं किया, इसीलिए हर वर्ग नाराज है। युवा नाराज हैं, युवा पे लाठी चली। युवा नाराज इसलिए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए। युवा नाराज हैं कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया। युवा नाराज हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवा नाराज हैं 5 लाख हर साल नौकरी नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। महिला नाराज, किसान नाराज, हर कोई नाराज है। और राजग गठबंधन के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर बहुमत वाली, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कैंडिडेट की घोषणा कब तक? देखिए, आप इंतजार करो। पहले फेज का जो अंतिम है 25 तारीख है, बहुत जल्दी सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा। और बहुत व्यवस्थित है। कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उत्साहित हैं। इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा। टीएमएम के नेता तो कह रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब तो आप उठा के देखो, माननीय न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की। अब वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो भाई तुष्टीकरण करना है, उनको तो कुछ नजर नहीं आता। उनको शंका होती कहाँ? ईवीएम पर। उनको संकट कहाँ होती? चुनाव आयोग पर। उनको शंका कहाँ होती है? सीबीआई पर, ईडी पर। ऐसे लोग जो विदेश जाकर सिर्फ भारत की बुराई करना, कि साहब भारत की बुराई करोगे, देश हिंदुस्तान की बुराई करोगे, पश्चिमी देश आपको हाथों हाथ लेगा, मीडिया हाथों हाथ लेगा। तो इनका तो चरित्र यही है कि बाहर जाकर देश को गाली दो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड। तो ये तो बात हुई एनडीए की। अब आपको दिखाते हैं कि इंडी गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी।
वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बन गई है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा और इसकी भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग में हमसे राय तक नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खोले होने की भी बात कही है। 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस तरीके से सभी सीटों पर जीत दर्ज हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम की जिम्मेदारी दी जाए, सभी की सभी सीटों पर विजय पाई जाए, इसी के लिए आज बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पे काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कार्यकारी डीजीपी को अपना चार्ज डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपने का भी आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक राज्य के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के नाम का सुझाव भी मांगा है। गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ 2016 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उस दौरान आयोग ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। अनुराग गुप्ता के खिलाफ झारखंड के जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने ही 2021 में अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। और अब बात कर्नाटक की राजनीति की। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर मोडा घोटाला की निष्पक्ष जांच होनी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए बैराती सुरेश मैसूर गए और 1997 के बाद की मोडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मोडा अध्यक्ष के मारी गौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश नहीं की। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा। विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा है। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थी। ये संपत्तियां 2018 और 2019 में गायत्री के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाके में स्थित हैं। इनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है।
उधर बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्डकोर नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत कोड़ा उर्फ मतलू कोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिले के सीमावर्ती नक्सल क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। PJSAC जो है स्पेशल एरिया कमेटी, जो पूर्वोत्तर बिहार और पूर्व झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी है, उसके एक सदस्य है जिनका नाम सुनील कोढ़ा है, उर्फ अभिजीत भी है और उर्फ मतला कोढ़ा है। ये जो है हमारे इस क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पर नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल गहन छापेमारी की और इसी छापेमारी के क्रम में जो है मतला कोड़ा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये मतला कोड़ा के बारे में आपको और भी इसमें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। इसके ऊपर जो है 7 क्रिमिनल केसेस पूर्व से दर्ज थे और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी हेतु जो है 2 लाख का इनाम जो है घोषित कर रखा है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे अमेरिका के चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो हमारे संवाददाता भी इस वक्त अमेरिका में हैं और चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने संवाददाता अमृत पाल से। अमृत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब तो कुछ ही दिन बचे हैं और अर्ली वोटिंग चल रही है, तो दोनों ही जो कैंडिडेट बैटल ग्राउंड स्टेट से स्विंग स्टेट्स पर फोकस कर रहे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला है इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में?
देखिए, मुकाबला काफ़ी कड़ा है इस वक्त। जो लेटेस्ट पोल फिगर्स हैं वो ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा एडवांटेज है कमला हैरिस के लिहाज के मुकाबले में, पर वो बहुत ही कम परसेंटेज पॉइंट है। और अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को लें तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो क्लियरली स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर ही दोनों कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स मिशिगन में थे, कैंपेन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अरब अमेरिकन को वू करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मिशिगन में वो एक साइजेबल पॉपुलेशन है और वहाँ का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो वोट एंड ब्लॉक एक साइड पर जाती है, 15 वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज की मिशिगन की, तो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए। कमला हैरिस वहीं मिशिगन में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक किया, उनकी फिज़िकल फिटनेस पर सवाल उठाया। यही काम ट्रंप ने बाइडन पे किया था। बाइडन खुद 78 ईयर्स के हैं और 81 साल के बाइडन पर उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को लेकर सवाल उठाए। फिर हमने देखा कैसे उनको रेस से बाहर आना पड़ा। अब कमला हैरिस जो करीब 60 की हैं, 60 वर्षीय हैं, वो यही काम ट्रंप पे कर रही हैं। तो काफ़ी पोलराइज्ड जो डिबेट है, जो नैरेटिव है, काफ़ी पोलराइज्ड है और सोसाइटी भी उतनी ही पोलराइज्ड है इस बार। तो काफ़ी नेक एंड नेक है और दोनों हर मुद्दे उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन का, ये हेल्थ केयर का। आज इन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात करनी शुरू कर दी, जो कि आप याद करें कि पहले एक रिपब्लिकन इसके बारे में बात किया करते थे। तो दोनों ही वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई काफ़ी कांटे की है, टक्कर जो काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो और मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, इसीलिए दिलचस्प हो जाता है। तो तभी हम देख रहे हैं कि इतनी जो रेटरिक है वो शार्प है और अमेरिकी सोसाइटी भी वैसे ही पोलराइज्ड है। अब लुइसियाना में अर्ली वोटिंग शुरू हुई, हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकल के आए। यही हमने जॉर्जिया में देखा था अक्टूबर 15 को, यही हमने नॉर्थ कैरोलिना में देखा। तो जो वोटर बेस है उनमें भी इस बार काफ़ी दिलचस्पी है और रुचि है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि कैंडिडेट्स कोई भी वोट को इस वक्त नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो लैटिनो वोट हो, चाहे ऑफ कोर्स वाइट वोट हो, अरब वोट हो, इंडियन अमेरिकन वोट हो। सभी खेमों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। और जिस तरह से कि आप वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, तो हम आगे भी आपसे ज़रूर जानकारी लेते रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह अमेरिका से जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की डेलीगेशन से फ़ोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को डॉक्टरों से मिलने के लिए अपनी सहमति दी और आह्वान किया कि जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल खत्म करें और आमरण अनशन वापस लें। वहीं उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 3 से लेकर 4 महीने तक का समय मांगा है। अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में यह पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से भी अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियर्स के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी भी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है।
करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है, स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 155,000 दिया दे चुके हैं। सच में इस बार अयोध्या का दीपोत्सव बहुत ही खास और ज़बरदस्त रहने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।